नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे एमपी बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे जो कि अभी रिलीज हुआ है 22 में, है ना। और इसका चैप्टर 1 2 हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के सारे ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम करेंगे। साथ में इसके मैं 1 वर्ड भी आपको बता दूंगा। और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ की लिंक दी है, उसको भी आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम की भी लिंक दी है, तो वहां से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो जहां पे मैं सारे पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ, आपको मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये इंस्टाग्राम का नाम है। चलिए करते हैं अपन पीडीएफ पे आते हैं। तो आप जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको पीडीएफ दिखाई देगा। इस पीडीएफ में आप जब ओपन करेंगे सबसे पहला चैप्टर आपको दिखने वाला है, तो स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाना पड़ेगा, जहां पे आपको थर्ड चैप्टर मिलेगा। तो ये पहले के जो 2 चैप्टर्स हैं वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए थर्ड चैप्टर पे आते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में जो मार्किंग है वो असल में 4 मार्क्स के आने वाले, मतलब 4 तो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिससे टोटल मिला के 8 मार्क्स आपका बनता है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चूज द करेक्ट में पहला है द कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन आर। तो जनरली प्रोडक्शन के 5 कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया है 5। तो ये 5 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। सेकेंड वाला दिया है कि प्रोडक्ट टाइप्स आर। प्रोडक्ट के जो टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं? टोटल प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो ये तीनों ही इसके टाइप हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर होता है। थर्ड में करा द लॉ ऑफ कंसिडरेशन आर। तो लॉ ऑफ कंसिडरेशन कितने हैं? 1 2 और 3। तो ये 3 होते हैं असल में। तो ये 3 जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले के लिए। फोर्थ क्वेश्चन पाएंगे जब नीचे अगले पेज पे। तो फोर्थ में लिखा है इन द केस ऑफ रिटर्न टू स्केल द चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हेन। तो ये जब कब होता है? तो द चेंज इन ऑल मीन इज प्रोपोर्शनल, द चेंज इन फैक्टर इज प्रोपोर्शनल, द चेंज इन 2 मीन इज प्रोपोर्शनल, और डी दिया है द चेंज इन 4 मीन इज प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर है कि सभी में जब चेंजेस होते हैं द चेंज इन ऑल द मीन्स इज प्रोपोर्शनल। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है फिक्स्ड कॉस्ट इज। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है भैया? तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो असल में सप्लीमेंट्री कॉस्ट होती है। तो इसमें ए दिया है वेरिएबल कॉस्ट है, बी लिखा है प्राइम कॉस्ट और सी लिखा है सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो सप्लीमेंट्री कॉस्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ पे आते हैं। डैश आगे कुछ नहीं, इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो कौन सा एग्जांपल नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट का? तो फिक्स इसमें दिया डेप्रिसिएशन ऑफ रेंट ऑफ द बिल्डिंग, कैपिटल ऑन इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट, और डी दिया परचेज ऑफ गुड्स। तो परचेज ऑफ गुड्स जो है हर मंथ कराया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल नहीं है। सेवंथ में लिखा है इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेरी कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो पहला लिखा है ए परचेज ऑफ गुड्स, बी दिया है लेबर, सी दिया डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, और डी दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझना है कि कौन सा एग्जांपल है या नहीं है, ठीक है। एट्थ में लिखा है डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑब्टेन। जब टोटल क्वांटिटी प्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट से, तो हमें क्या मिलता है ऐसा पूछा गया है। तो उस टाइम पे हमें मिलता है वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या टोटल एवरेज कॉस्ट। तो उस टाइम पे हमें मिलता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला है असल में ना, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो ये फॉर्मूला है सर, ठीक है। तो इसके जरिए आपकी चीजें निकलती हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की। तो यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख गया हमें, बाकी देखते हैं। टोटल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, सी में लिखा है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, और नन ऑफ दिस। तो पहला वाला आंसर जो है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में लिखा है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर होता है मार्जिनल प्रोडक्ट से, तब क्या होता है? तो उस टाइम पे ऑप्शन ए लिखा है द एवरेज वैल्यू डिक्रीज बट रिमेन पॉजिटिव, बी में लिखा है द एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो असल में होता है एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन दिख तो रहा है, पर आगे देख लेते हैं कि और क्या लिखा है। सी में लिखा है कि एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल एंड इज मैक्सिमम, और डी कह रहा है द एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट।
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं हाईलाइटर से हाईलाइट करते आ रहा हूँ, ठीक है, वो वाले आंसर होंगे, टिक नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग टिक लगा लेना अपनी कॉपी या प्रिंट आपने जहाँ भी निकाला है। अगर प्रिंट निकाला तो बहुत ही अच्छी बात है। 11th है कि इन व्हाट पीरियड ए फर्म कैन नॉट रिप्लेस इट्स फिक्स्ड रिसोर्सेज। तो किस पीरियड में, शॉर्ट रन में होता है वो। तो शॉर्ट रन यहाँ लिखा है ए एनी टाइम, बी नीचे लिख दिया मैंने इस बार इन द लॉन्ग रन, सी इन शॉर्ट रन, तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल पूछा गया है। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्डिंग रेंट, सी दिया इंस्टॉलमेंट ऑफ इंश्योरेंस, या डी है म्युनिसिपैलिटी टैक्स। तो जब एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पहले तो देख लो इसका आंसर क्या है कि एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। जब भी मैं क्वेश्चन इस तरह का करवा रहा हूँ तो आप लोग पहले खुद थोड़ी सी देर वीडियो पॉज करके देखा करें कि आंसर क्या होगा, और इसके बाद आप लोग वीडियो प्ले करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं या आप आंसर टिक लगा रहे हैं वो आपका सही है ये गलत है ना। तो 13th कह रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है। एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है रिमेन द सेम एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट हर जगह सेम रहता है। बी कह रहा है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज होता है क्या। डी कह रहा है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और सी के बाद डी इंक्रीज इनिशियली देन डिक्रीजेस। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है जब प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। फिक्स कॉस्ट खर्चा कम होता है प्रोडक्शन बढ़ाने पर, ठीक है, इसलिए बड़ी कंपनी जनरली लार्ज प्रोडक्शन पे ध्यान देती हैं। 14th कह रहा है when more can be sold by reducing the price then, जब ज्यादा से ज्यादा सामान बेचते हैं तब क्या होता है। तो देखिए जब ज्यादा बेचा जाएगा तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाउ टू कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपका जितना भी मार्जिन होता है सबको टोटल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ए दिया है समीशन ऑफ एपी, समीशन मतलब होता है टोटल। बी में लिखा है समीशन ऑफ एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, सी लिखा है समीशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट, और नन ऑफ दिस। तो टोटल प्रोडक्ट का समीशन ऑफ एमपी होता है। 16 कह रहा है प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ डैश इन द प्रोडक्शन फंक्शन। तो असल में ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना। यहाँ मैंने इसको और भी जगह देखा था, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है उसके। प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ डैश इन द प्रोडक्शन फंक्शन, ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन का ये दोनों जगह 2-3 प्रोडक्शन फंक्शन लिखे। तो आप लोग अगर हिंदी मीडियम का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको वहां पे भी कुछ ऐसी गड़बड़ लगेगी, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। 17 में लिखा है When marginal product is zero, the position of total product will be। तो जब marginal production जीरो होता है तब हमेशा मैंने कहा डिमांड वाला अगर आपको कर्व याद है तो उससे आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। डिमांड वाला कर्व बनता है टीपी ऐसा बनता है, मार्जिनल कुछ इस तरह का बनता है, एवरेज यहाँ पे बनता है। तो जहाँ पे आपका मार्जिनल जीरो होता है वहाँ टोटल आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये वाले से ही आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए लिखा है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो द पोजीशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट विल बी, उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 में। 18 कह रहा है एक्सप्रेस द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, तो उसको लिखते हैं क्वांटिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। जितने भी फंक्शंस हैं उन सबका आपको डी ई एफ जी तक जितने भी आपके फंक्शंस उन सब के फंक्शंस होता है क्वांटिटी, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखिए ए दिया है क्या क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, एक्स कॉमोडिटी के लिए, क्यू एक्स इक्वल टू डी एक्स, ये भी एक्स कॉमोडिटी के लिए, और सी दिया है क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th में लिखा है इज द मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी जीरो और नेगेटिव। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव या जीरो हो सकता है, तो किस कंडीशन में होगा, तो हमें बताना है असल में, है ना। आप लोग सोचिए 2 मिनट, 2 मिनट तो नहीं, 2 मिनट में तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो जीरो और नेगेटिव हो सकता है, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये बनाया हुआ मैंने जो अभी ग्राफ बनाया था, इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ कहाँ बनाया था। देखो ये आपका मार्जिनल है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये मैक्सिमम हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये जीरो हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है। तो लिखा है इज द मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी जीरो और नेगेटिव, तो आपका आंसर हो जाएगा यस 19th का ए। ऐसे करना है भैया। चलिए 20 पे आते हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर अप्लाइंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या क्या रीजन है, तो इंटरनल सेविंग्स और एक्सटर्नल सेविंग दोनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया बोथ इंटरनल एक्सटर्नल आर द रीजन है अप्लाइंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के लिए। 20 में लिखा है व्हाट आर द सेविंग दैट फर्म रिसीव फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। तो कौन सी सेविंग्स जो उनको रिसीव होती हैं,
तो 21 में लिखा है इंटरनल सेविंग, एक्सटर्नल सेविंग या बोथ ए एंड बी। तो इंटरनल सेविंग उनको रिसीव होती है ऑपरेशन से। यहाँ पे ऑपरेशन पूछा गया है, ऑपरेशन मतलब भीतरी, और जब बाहर का काम होगा तो एक्सटर्नल सेविंग्स मिलेंगी। 22 में लिखा है द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर, प्रोडक्शन के कितने रिसोर्स होते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, सारे ही प्रोडक्शन के फंक्शंस होते हैं। तो 22 इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में लिखा है लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेबर किसका एग्जाम्पल है भैया, तो लेबर जो है वो वेरिएबल का, वेरिएबल 23 का बी वेरिएबल का है ना, बी मतलब कि वेरिएबल का है, लेबर का है, लेबर अपने हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं, फिक्स्ड नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट अलग है, फिक्स फैक्टर, और वेरिएबल अलग है। तो वेरिएबल मतलब जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो 22 का वेरिएबल इसलिए करेक्ट आंसर है। 24 में कह रहा है कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोडक्शन जो है वो किसकी प्रोसेस है, तो ये कंजप्शन की प्रोसेस होती है कि आप जब कंज्यूम करेंगे तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बी में लिखा टू जनरेट इनकम, वैल्यू एडिशन, डिक्रीज इन वैल्यू, कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। 26 देखते हैं, मैं बार बार हाईलाइटर चेंज करता रहता हूँ, है ना। तो व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट देन मार्जिनल प्रोडक्शन, तो जब मार्जिनल व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, तो मैक्सिमम आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन स्टेबल रहता है, बिकम जीरो या बिकम मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में आपका जो क्या चीज मार्जिनल है वो इंक्रीज होता है। जब क्या होता है, शुरू की बात कर रहा है, स्टार्टिंग वाला फेज, जो मेन फेज है ना स्टार्टिंग, तो उस टाइम पे तो मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। 26 देखिए मैंने स्पेस देना भूल गया हूँ बीच में, आप लोग ले लेना अपने हिसाब से, है ना, इसलिए आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप बहुत सारे करेक्शन कर सकते हैं। तो 26 में लिखा है द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्लेजर एंड मटेरियल सप्लाई इज, तो मार्जिनल प्लेजर नहीं है असल में, वो वहां पे करेक्शन कर लेना, इसकी जगह आएगा रिलेशनशिप बिटवीन, ये पूरी मैंने मतलब ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है, तो ये भौतिक यहाँ पे लिखा हुआ था हिंदी में, इसका मतलब होता है फैक्टर इनपुट एंड फैक्टर आउटपुट। तो फैक्टर इनपुट एंड फैक्टर आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन हो जाता है द रिलेशन बिटवीन फैक्टर इनपुट एंड फैक्टर आउटपुट इज कॉल्ड, तो उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट 27 में लिखा है कि सी पे मैंने हाईलाइट कर दिया इसलिए। 27 में लिखा है कि इन द शॉर्ट रन द लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन का जो लॉ है वो अप्लाई कहाँ होता है, तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अप्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न टू स्केल वगैरह बहुत दिया है, फिर नॉन ऑफ दिस दिया है। 28 में लिखा है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज में होता है कि टोटल आउटपुट इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, ये ठीक है। बी कह रहा है कि मार्जिनल आउटपुट इंक्रीजेस, ये भी सही है। सी है मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व, तो ये कुछ भी कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपका ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। तो ऑप्शन में आपका ए और सी बी दोनों का सही है, तो यहाँ पे डी जाएंगे, जब डी में देखेंगे तो लिखा है बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 वाला देखते हैं। 29 में लिखा है प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब देखिए, पहला मैं ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ, द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन ए गिवन टाइम, वैल्यू ऑफ गुड्स गिवन टाइम में प्रोड्यूस होती है तो उसको कहते हैं क्या। बी लिखा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन ए गिवन टाइम, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो भी गिवन टाइम में प्रोड्यूस होती है उसी को टोटल प्रोडक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, पर सी भी देखते हैं हम, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट एट ए गिवन टाइम, नहीं, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट एट गिवन टाइम। तो ये तो दोनों मिलते जुलते पॉइंट है, लेकिन बी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लिखा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन ए गिवन टाइम, तो इसको टोटल प्रोडक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हेन देयर इज ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द मीन ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है, ऐसा पूछा गया है। तो इसको कांस्टेंट रेट ऑफ स्केल की डेफिनेशन है, when total of proportional increase in the quantity produced as compared to increase in mean of production, तो उसको कहा जाता है constant rate to the scale। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 31st में लिखा है which of the following is not an example of fixed cost, तो fixed cost का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए दिया है कि एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, बी दिया है एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीन, सी दिया वेजेस एंड सैलरी ऑफ टेम्पररी वर्कर्स, तो ये फिक्स कॉस्ट का कोई एग्जांपल नहीं है, और लाइसेंस फी वगैरह ये सब आपका परमानेंट ऑप्शंस हैं। बी लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर फाउंड बिफोर द स्टार्ट प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर फाउंड बिफोर स्टार्ट द प्रोडक्शन, तो कॉस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कौन सी कॉस्ट मिलती है, तो वो आपको फिक्स कॉस्ट दिखती है वहां पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका, सी में लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 लिखा है कि प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट क्या चीज है,
तो प्रॉफिट होता है इनकम माइनस कॉस्ट, इनकम प्लस कॉस्ट, इनकम इक्वल टू कॉस्ट, या डी इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट। तो इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऐसा क्या होता है आप बताइए। तो प्रॉफिट जो है वो आपका इनकम इक्वल टू कॉस्ट होता है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब जितनी भी आपकी इनकम है उसमें से आपका खर्चा कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो प्रॉफिट ही तो पूछा उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा है इनकम माइनस कॉस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। 34th में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सी इक्वेशन है जो करेक्ट नहीं है। पहली दी है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। पहली इक्वेशन है ए आर इक्वल टू पी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू, तो ये तो सही है। ए आर इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू, ये असल में आप सोच रहे होंगे क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा सर, तो भैया ऐसा नहीं है, ये इसका मतलब ऐसा लिखा है पी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू, तो यहाँ तो हो जाएगा। सेकेंड नंबर इक्वेशन ए आर ए इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू, तो ये इक्वेशन आपकी जो है वो गलत इक्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉट करेक्ट पूछा हमने, कौन सी करेक्ट इक्वेशन नहीं है। 35 व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू जीरो देन टोटल रेवेन्यू, तो जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 में लिखा है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है ए डेल टी सी डिवाइड बाई डेल क्यू, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ बी दिया है डेल टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, तो ये असल में बेस में है ना, इसलिए आपको लग रहा हो शायद कि मैंने तो पता नहीं कैसा दिख रहा है, तो ऐसा लिखा हुआ है वो, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। सी दिया है टी सी डिवाइड बाई क्यू, तो ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन सी गलत है। और ए और सी बी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया कि बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट, तो बोथ ए एंड सी करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37th में लिखा है द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट्स ऑफ 37 आर्टिकल इज 40 कितने रुपए है उसकी कॉस्ट, 40 रुपए। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट विल बी, तो अब देखिए एवरेज कॉस्ट थी 12 यूनिट्स की, यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। 12 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट दी है हमें 40 रुपए। अब टोटल कॉस्ट पूछी गई है आपसे, पहले क्या दी थी एवरेज कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होता है, मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, तो उसके हिसाब से आप जब निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट अपन क्वांटिटी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है। तो अब हमें निकालना क्या, एवरेज कॉस्ट गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका टोटल इक्वल टू टीसी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है 40, क्वांटिटी हो गई आपकी 12, तो जब 12 से आप इंटू करेंगे तो 12 4 जाओगे 48 और 0 1, तो 480 रुपये। 480 रुपये आपका ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिया, बी में नहीं दिया, सी में नहीं दिया, डी में भी नहीं दिया, तो किसी भी उसमें ऑप्शन नहीं दिया है ना। तो आप ऑप्शन आंसर लिख लेना, आप यहाँ साइड में सॉल्व कर लेना, 480 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू टी आर इक्वल टू, टी आर जो है वो पी इंटू क्यू के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है चेंज आर नॉट मेड इन द यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, तो चेंज आर नॉट मेड इन यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, तो किस में चेंज नहीं करते हैं, तो जनरली शॉर्ट रन में चेंज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। 40 में लिखा है एवरेज कॉस्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज कॉस्ट जो है वो हमेशा मार्जिनल इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल पहला ऑप्शन दिया इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बी में लिखा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये दोनों ही चीज होती है परफेक्ट कंपटीशन में, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 41 में लिखा है कि नेट प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर होता है, तो नेट प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं, तो ऑप्शन जो दिया है ए में, बी सी में दिया है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 लिखा है कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट इक्वल टू 10 रुपीज, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों 10 रुपए दिए, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं क्या, नहीं जी भैया ब्रेक इवन पॉइंट नहीं कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो डी दिया है बोथ बी एंड सी, तो ये जो सी पॉइंट यहाँ लिखा है वो सी पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, ओके, तो डी आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हाईलाइट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रॉल करते हैं जरा नीचे। 43 लिखा कि ऑर्डिनरी प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ अंडरलाइंग कॉस्ट बिकॉज, तो ऑर्डिनरी प्रॉफिट जो है वो किस लिए होता है, तो पहले ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ आपको सारे, इसके बाद आंसर बताएंगे। आंसर में पहला लिखा है दिस इज द कॉस्ट ऑफ एंटरप्राइजेज इक्विपमेंट बाय द ओनर के जरिए उठाया गया,
सी में लिखा है दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज फिक्स कॉस्ट लिखा है बी में, और इट इज सोशल कॉस्ट। तो देखिए ऑर्डिनरी प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ अंडरलाइंग कॉस्ट, तो जब इस कंडीशन में इसको कहते हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ एंटरप्राइजेज इक्विपमेंट बाय द ऑनर, जिसको ऑनर ने उठाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है एट ए particular level of output a producer find that a producer want to maximum his profit whatever he do for। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्वेश्चन बैंक में भी देखा था, तो ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है और ऑप्शन दिए ही नहीं है ना, ऑप्शन में भी नहीं है ऐसा कुछ कि जिससे आपको क्लियरफाई हो। तो 44 को आप काट सकते हैं। क्वेश्चन 55 में लिखा है कि व्हेन नॉर्मल प्रॉफिट जब होता है तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, बराबर होती है, तो उस टाइम पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी के बाद में लिखा हुआ है असल में, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं मैच द राइट पेयर आपको चूज करना है, मतलब मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में पहले लिखा है परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो प्राइस टेकिंग फर्म्स में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको ये मिलेगा डी में लिखा है प्राइस टेकिंग फर्म्स, तो ये पहला वाला हो जाएगा आपका। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। सेकंड लिखा है एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपका जनरली TR अपॉन TQ के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। थर्ड लिखा है AC एंड MC कर्व, जो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो कैसा होता है, तो वो यू शेप का होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आखिरी वाला है। फोर्थ में लिखा है एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है वो कैसा होता है, तो वो डिमांड कर्व के बराबर होता है, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो डिमांड कर्व के इक्वल होता है, इसलिए फोर्थ वाला ये हो जाएगा आपका। फिफ्थ है टोटल रेवेन्यू TR जो है वो क्या होता है, सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये फिफ्थ वाला हो जाएगा। और सिक्स्थ में लिखा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है जो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आखिरी बचा हुआ, जैसा कि आप स्कूल में करते हैं, आखिरी जो बचा वो इसका ही होगा, है ना। फिल इन द ब्लैंक पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक में पहला है डैश कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, तो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने वाली कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड लिखा है कि डैश कर्व इज एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो कैसा कर्व होता है वो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एवरेज रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का दोनों का होता है, तो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला AR आप ब्रैकेट में जो डैश दिया है फिल इन द ब्लैंक का वहां लिखना, जगह नहीं इसलिए लिखा मैंने, है ना। थर्ड लिखा है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर बोथ कैलकुलेटेड फ्रॉम, दोनों कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट इसका टोटल कॉस्ट तो लिखा हुआ है, टोटल आ जाएगा। फोर्थ में लिखा डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है, तो वेरिएबल कॉस्ट इसका आंसर है। एक्सेस ओवर द एक्सपेंसेस रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स करने के बाद जितना खर्चा होता है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, तो खर्चा ज्यादा इनकम ज्यादा प्रॉफिट खर्चा कम, तो उसे प्रॉफिट कहा जाता है। इनकम ज्यादा खर्चा कम, तो एक्सपेंस कम, उसे कहा जाता है प्रॉफिट। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू जीरो, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तो देन डैश रेवेन्यू इज मैक्सिमम, तो उस टाइम पे जो टोटल रेवेन्यू है वो कौन सा होता है, मैक्सिमम होता है। मैं थोड़ी देर पहले आपको जब स्टार्टिंग करा था अपने वीडियो की तब डायग्राम भी बना के दिखाया था। सेवंथ लिखा एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, तो एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व भी कहा जाता है, डिमांड कर्व, ये हमने उसमें भी देखा था ऊपर। फोर्थ वाला जो लिखा आपका मैच द कॉलम में भी देखा था। एट्थ लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी इज कॉल्ड, तो उसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, तो फैक्टर कॉस्ट इसका आ जाएगा ऑप्शन, जगह नहीं है आखिरी में आता फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो ये आपके सारे मैच द कॉलम हो गए और फिल इन द ब्लैंक्स भी। चलिए वन वर्ड भी कर ही लेते हैं, आंसर इन वन वर्ड। पहला है हाउ इज द टोटल रेवेन्यू कर्व इज शेप्ड इन परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो टोटल रेवेन्यू कॉस्ट होता है वो असल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग। मैं आपको अगर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का बनता है, तो ये जो कर्व है ये टोटल TR दिखाता है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सेकंड लिखा है इन विच कंपटीशन, कलर चेंज कर लें बहुत देर हो गई, हाँ जी, इन विच कंपटीशन द कमोडिटी हैज ए सिंगल प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन आप लोग लिख लेना इसलिए मैं बोलते आ रहा हूं। थर्ड है विच कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस टेकर, तो एवरेज रेवेन्यू जो होता है उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, जिसमें कि मैं आपको लिख के बताऊं, अगर एवरेज रेवेन्यू तो AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस होता है P, तो विच कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस, तो इस कॉन्सेप्ट को प्राइस बोला जाता है। फोर्थ में व्हाट आर द रेवेन्यू रिसीव्ड पर कमोडिटी, तो जो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है वो उसको भी एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है, तो इसका फोर्थ का भी एवरेज रेवेन्यू, थर्ड का भी एवरेज रेवेन्यू।
फिफ्थ है मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज सिमिलर टू विच लेटर इन इंग्लिश, तो वो यू शेप का होता है, सभी को पता है कैसा होता है भैया, यू शेप्ड होता है। सिक्स्थ लिखा है विच कॉस्ट अराइज ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में जब भी चेंजेस करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आपको मिलती है, तो मार्जिनल कॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेवंथ है व्हाट हैपन टू मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, तो मार्जिनल जब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है तो एवरेज कॉस्ट में भी इंक्रीज होता है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस, मार्जिनल कॉस्ट में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एट्थ लिखा व्हेन टोटल रेवेन्यू टीआर इन टोटल कॉस्ट टीसीआर इक्वल व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट डज प्रॉफिट प्रोड्यूसर गेट, प्रोड्यूसर को कौन सा प्रॉफिट होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं उसे, नॉर्मल प्रॉफिट। हु इज द प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर जनरली इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, या जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं कहते हैं, प्रोड्यूसर मतलब कि जो चीजें प्रोड्यूस करता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो वन सेंटेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसर आर दोस हु प्रोड्यूस द थिंग्स या कमोडिटीज। टेंथ करा व्हाट इज द पेमेंट टू बी मेड टू ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड, उसको रिटर्न टू फैक्टर कहा जाता है भैया, रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर। और व्हाट इज द अमाउंट कॉल्ड विच इज ऑब्टेन्ड बाय फर्म बाय सेलिंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, तो कोई सामान बेचने पे जो चीज मिलती है उसे रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू। और ट्वेल्थ है व्हाट डज मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड ऑन, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, टोटल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ये मैंने 4 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप सारे आराम से अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, और अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन, ये आज का वीडियो बड़ा होगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका जो थ्योरी पार्ट है, मतलब कि माइक्रो वाला पार्ट है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यही चैप्टर बड़ा था बस, सबसे बड़ा। तो आपको जो मैंने समझाया वो सब समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, हाँ, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है ना, ठीक है। पेपर इजी आता है, मतलब ज़्यादा कठिन ऐसा नहीं है कि घबरा रहे हैं आप भयंकर वाला, और वैसे भी कोविड आ रहा है ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।